Hello everyone, today we will study about our Article 21. Article 21 बेयर एक्ट में पढ़ेंगे तो लिखा है प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। तो इसके अंदर हमें दो राइट्स हैं, लाइफ और पर्सनल लिबर्टी, लेकिन इसका एक्सेप्शन भी है। इसका एक्सेप्शन क्या है? प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ। तो इस पूरे आर्टिकल को हम 3 पार्ट्स में पढ़ेंगे। पहला पार्ट है लाइफ से रिलेटेड, दूसरा रिलेटेड है पर्सनल लिबर्टी, तीसरा प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ। तो लाइफ मतलब क्या होता है? ओके, ये बताने से पहले मैं आपको सबसे पहले बता देती हूँ कि ये जो राइट है ये सिटीजन्स को भी अवेलेबल है एज वेल एज फॉरेनर्स को, मतलब हर एक पर्सन को जो इंडिया में आता है उसे ये अवेलेबल है, चाहे वो सिटीजन है या नहीं है। अब लाइफ मतलब होता क्या है? लाइफ मतलब आप ये मत समझना कि बस जीना, नहीं। लाइफ तो एनिमल के पास भी है, लेकिन कुछ तो फ़र्क है ना एक ह्यूमन की लाइफ में और एनिमल की लाइफ में। तो लाइफ मतलब ये होता है, लाइफ मतलब क्वालिटी क्या है, ठीक है, जो पर्सन रह रहा है, जिस पर्सन के पास लाइफ है, जैसे कि हर एक पर्सन एक ह्यूमन एक डिग्निटी के साथ रहे, उसे लाइफ को जीने के लिए जितनी भी बेयर नेसेसिटीज़ चाहिए, लाइक रोटी कपड़ा मकान, वो सब मिले, खुद को एक्सप्रेस कर सके बहुत सारे फॉर्म्स में, राइटिंग में, ओरली, जिस तरीके से भी चाहे, ठीक है। ये सब आते हैं हमारे, ये सब, इन सब का मतलब होता है लाइफ। मतलब जिस उसका कल्चरल डेवलपमेंट हो, स्पिरिचुअल डेवलपमेंट हो, उसे लाइवलीहुड दिया जाए। अब ये जो राइट होता है ना, जो मैं आर्टिकल 21 में, जैसे मैंने आपको इतने सारे राइट्स बताए, रोटी कपड़ा मकान, लेकिन हम देखते हैं कि सबके पास घर नहीं है, सबके पास खाने को खाना नहीं रहता हमेशा। तो ये जो मैग्नीट्यूड और जो कंटेंट है ना इस राइट का, वो कंट्री की इकोनॉमिक कंडीशंस पे डिपेंड करेगा। अगर कंट्री की इकोनॉमिक कंडीशंस जितनी अच्छी, ऑब्वियसली राइट्स को उतनी इफेक्टिवली अप्लाई किया जा सकेगा। लेकिन अगर कंट्री की इकोनॉमिक कंडीशन नहीं इतनी अच्छी, तो ऑब्वियसली इतने अच्छे से ये रूल्स जो है एप्लीकेबल नहीं होंगे। एक केस की बात करते हैं, बंधुआ मुक्ति मोर्चा वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। इस केस में बताया था कि हर एक ह्यूमन के पास राइट है कि वो अपनी लाइफ जो है फ्री फ्रॉम एक्सप्लॉयटेशन है। इस केस में क्या हुआ था, ये एक एनजीओ था, उन्होंने क्या कहते हैं कि एक एनजीओ था, एक खदान था, वहाँ पे काम करते थे वर्कर्स, ठीक है, मतलब पियोनियर सिस्टम समझते हो ना, बॉन्डेड लेबर, बंधुआ है ना, उन लोगों से काम करवाया जाता था। जितने भी ये वुमेन होती थी उन्हें मैटरनिटी रिलीफ नहीं दिया जाता था, बच्चों से काम करवाया जाता था, बस काम करवाया जाता था, उतना पैसा भी नहीं दिया जाता था। मिनिमम वेजेस एक्ट होता है ना, उसके अकॉर्डिंग में पैसा भी नहीं दिया जाता था। तो इन सबको आज़ाद करने के लिए एनजीओ ने ये पीआईएल फाइल करी थी। तो इसमें इस केस में ये बताया गया ना कि ये जो हम आर्टिकल 21 के अंदर जितने भी राइट्स आते हैं ना, जो इसके लाइफ ब्रेथ है, मतलब बेसिकली तक बोले जाए लाइफ ब्रेथ होती है किसी चीज़ की, तो ये जो आर्टिकल की जो लाइफ ब्रेथ है ना, वो डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी है, जिसके अंदर हेल्थ और स्ट्रेंथ ऑफ द वर्कर्स है, ठीक है, चिल्ड्रंस के लिए एक हेल्दी एनवायरनमेंट प्रोवाइड किया जाए उनके डेवलपमेंट के लिए, ठीक है। किसी भी स्टेट के पास राइट नहीं है कि ऐसा कुछ भी एक्शन करें जिससे कि एक पर्सन को बेसिक एसेंशियल्स जो लाइफ जीने के लिए चाहिए होते हैं उससे डिप्राइव कर सके। अब हम आते हैं अपने अगले स्लाइड पे, लाइफ को और बेहतर तरीके से समझते हैं। इसके अंदर प्रोटेक्शन ऑफ वाइल्ड लाइफ, फॉरेस्ट, लेक्स, एनवायरनमेंट, फौना, फ्लोरा, ये सब चीज़ें भी आती हैं। खुद को प्रिजर्व करना, खुद की रेपुटेशन बचाए रखना, खुद के घर में पीसफुली रहना, ओके। अब एक केस और है, इस केस में मैं आपको बताऊंगी। एक और बार मैंने आपसे बात करी थी कि हमारे पास क्या वेवर ऑफ फंडामेंटल राइट अवेलेबल है, जब मैं राइट टू इक्वलिटी की बात कर रही थी। आज वो क्वेश्चन दोबारा हमारे सामने आ रहा है कि अगर वेवर मतलब होता है किसी चीज़ का उल्टा, मतलब अगर मेरे पास राइट टू लाइफ है तो क्या मेरे पास राइट टू डाई या राइट टू कमिट सुसाइड भी है? तो एक केस है, उसका नाम है ज्ञान कौर वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब। इसके अंदर ये है कि अगर मेरे पास राइट टू लाइफ है तो क्या मेरे पास राइट टू डाई है? इस केस से पहले हमारे पास एक केस आया था, उस केस का नाम था पी रत्नम वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। उसकी जजमेंट ये कह रही थी कि अगर पर्सन के पास जीने का हक है तो मरने का भी हक है। लेकिन ये जो हमारा केस है ना ज्ञान कौर का, उसमें इसकी जजमेंट को ओवर रूल कर दिया गया। इसकी जजमेंट में ये कहा गया कि अगर हमारे पास राइट टू लाइफ है तो इसका मतलब ये नहीं कि हमारे पास राइट टू डाई भी अवेलेबल है। इस केस के अगर आपको फैक्ट्स वगैरह जानने हैं तो मैं किसी और वीडियो में डिटेल में बता दूंगी, यू कैन कमेंट इट। अब आते हैं हम अपने अगले स्लाइड पे, जिस स्लाइड पे अब हम पढ़ेंगे पर्सनल लिबर्टी के बारे में। देखो, जो वर्ड पर्सनल लिबर्टी है ना, यूएस में भी लिबर्टी प्रोवाइडेड है, लेकिन जो यूएस में जो लिबर्टी प्रोवाइडेड है ना बहुत ज़्यादा वाइड है। इंडिया में तो इतनी वाइड नहीं है।
एक्चुअल में रीज़न क्या है। यूएस में जो वहाँ जहाँ पे वर्ड यूज़ है ना, वहाँ पे वर्ड जो है बस लिबर्टी यूज़ किया गया है, लेकिन इंडिया में जो वर्ड यूज़ किया गया पर्सनल लिबर्टी, तो अपने आप जो स्कोप है वो बहुत ही रिस्ट्रिक्टेड हो गया है। अब इस केस को मतलब इस पर्सनल लिबर्टी को अच्छे से मैं केसेस के थ्रू समझाऊंगी। ये केस है A.K. गोपालन वर्सेस स्टेट ऑफ मद्रास। इसमें एक कम्युनिस्ट लीडर जो थे उन्होंने एक रिट पिटीशन फाइल करी, उनको डिटेन कर लिया गया था मद्रास जेल में प्रिवेंटिव डिटेंशन के तौर पे, है ना। तो ऐसा माना, उन्होंने बोला कि ये तो मेरी जो लिबर्टी है उसे हिंडर किया जा रहा है, मेरी लिबर्टी को रोका जा रहा है। तो कोर्ट ने इसमें बेसिकली हमारे पास इशू क्या है, पहले जब भी कोई केस पढ़ा करो ना, देखा करो मेन इशू क्या है, तो है आपके कंसेप्ट क्लियर होंगे। तो इसमें जो इशू था उसमें ये इशू था कि क्या जब प्रिवेंटिव डिटेंशन एक्ट 1950 है जिसके थ्रू उस कम्युनिस्ट लीडर को डिटेन किया गया, क्या वो वैलिड है, ठीक है, क्या हमारे फंडामेंटल राइट को इन्फ्रिंज कर रहा है। दूसरी चीज़, क्या वो जो हमने स्टैंडर्ड आर्टिकल 21 में लगाया है, दैट इज प्रोसीजर एस्टैब्लिश बाय लॉ, क्या उसके अकॉर्डिंग उसके साथ ये मैच कर रहा है, उसके साथ कन्फर्मेशन में है। तो सुप्रीम कोर्ट का जिसमें डिसीजन आया उसने उसके रिट पिटीशन को डिसमिस कर दिया और कहा कि ये जो एक्ट है वो वायलेटिव नहीं है, इट इज़ अ प्रोसीजर विच इज़ एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ। ओके, तो पर्सनल लिबर्टी जब भी हम पढ़ते हैं ना तो मुझे एक आर्टिकल 19 और 21 के बीच के इंटर रिलेशन की तरह पढ़ते हैं। अब हम आते हैं इसे और अच्छे से समझने के लिए अपने अगले केस पे। इसका नाम है खड़क सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी। इसमें क्या था, एक पुलिस रेगुलेशन थी। उस रेगुलेशन के हिसाब से जो पुलिस थी, अगर वो चाहती है किसी के ऊपर, मतलब कोई पर्सन ऐसा होता है ना कि अरेस्ट नहीं हो पाया लेकिन पुलिस को सस्पेक्ट रहता है, तो उसका नाम अगर वो चाहे अपनी हिस्ट्री शीट में रख ले और सीक्रेट पिकेटिंग करे, है ना, देखती रहे कि उसके एक्शन पे पूरे नज़र रखे, ठीक है, डोमिसिलियरी विजिट्स करे उसके घर पे रात को, पीरियडिकल इंक्वायरीज, आसपास के लोगों से पूछताछ करे कि भाई इस टाइम कहाँ जाते हैं, कहाँ रहते हैं, क्या करते हैं। तो एक पर्सन था, है ना, ऐसा माना जाता था कि उसका नाम डेकॉइटी में है, लेकिन कोई प्रूफ नहीं मिला, तो पुलिस सेम यही काम करती थी इस रेगुलेशन के अकॉर्डिंग, उसके ऊपर रात को उनके घर पे जाना। तो अब वो जो पिटिशनर है उसने बोला कि ये तो मेरे राइट्स का वायलेशन हो रहा है, ठीक है, आर्टिकल 19 क्लॉज 1 सब क्लॉज डी, इट इज़ राइट टू मूवमेंट, और मेरी पर्सनल लिबर्टी जो कि आर्टिकल 21 में दी गई है वो वायलेटेड है। तो जिसमें सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है, बोला कि अगर मतलब चाहे पुलिस नज़र रखना, उसे सस्पेक्ट लग रहा है तो बिल्कुल रख सकती है, लेकिन किसी के घर पे जाके रात को विजिट करना, ये हाँ उसके बाद में इंक्वायरी करना चाहे वो भी सही है, यहाँ तक पूरा लॉ वैलिड है। लेकिन ये जो इनवैलिडिटी आ जाती है ना, जहाँ से लॉ के अंदर से वैलिड पॉइंट चला जाता है, वो डोमिसिलियरी विजिट्स एट नाइट, ठीक है, ये ऑब्वियसली इसके आर्टिकल 21 को वायलेट कर रहा था। अब आते हैं अपने अगले स्लाइड पे जो कि बात करेगा राइट टू प्रिवेसी। इसका मतलब कोई भी ऐसे आपके बारे में कोई भी ऐसे इन्फॉर्मेशन नहीं पब्लिश कर सकता अगर वो पब्लिक के इंटरेस्ट में ना हो, ठीक है, कुछ भी ऐसा हो, ये इसके अंदर किसी तरह के टेलीफोनिक कन्वर्सेशन हो, रतन टाटा से रिलेटेड बहुत सारे केसेस है मीडिया लॉ में, टेलीफोनिक कन्वर्सेशन, तो कोई इसके अंदर टेलीफोनिक कन्वर्सेशन भी आती है, अगर आप किससे बात कर रहे हो और कोई अगर वो पब्लिक इंटरेस्ट में नहीं है और कोई सुनता है उसे लीक करता है, तो आपके आर्टिकल 21 का वायलेशन है, आप ऑब्वियसली केस फाइल कर सकते हो, ठीक है। और अगर सपोज किसी पर्सन को नार्को एनालिसिस के लिए, मतलब वो चाहता नहीं है लेकिन फिर भी आप नार्को एनालिसिस, पॉलीग्राफ एग्जामिनेशन वगैरह के थ्रू उस इंसान को उस प्रोसीजर के थ्रू ले जा रहे हो, तो ऑब्वियसली उसके आर्टिकल 21 का वायलेशन होगा। राइट टू ट्रैवल अब्रॉड भी जो है वो पर्सन का राइट मतलब आर्टिकल 21 के अंदर ही आता है। इसके अंदर एक केस है मेनका गांधी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। ये जो केस है ना, मेनका गांधी वाला केस, ये 1978 की जजमेंट है। ये आर्टिकल 21 के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट केस लॉ माना जाता है, सबसे लैंडमार्क जजमेंट माना जाता है। इसमें क्या हुआ था, ये जो मेनका गांधी थी ये कांग्रेस को बिलोंग करती थी। उस टाइम थोड़ी सी जनता दल और कांग्रेस के बीच में थोड़ी सी कोल्ड वॉर टाइप्स थिंग यू आर अंडरस्टैंडिंग, मतलब थोड़ी सी ऑब्वियसली दो पार्टीज एक दूसरे को नहीं फेवर करती, तो क्या होता है, तो ये कांग्रेस को बिलोंग कर रही थी। क्या उस टाइम जनता दल आती है पावर में, तो ये जो मेनका गांधी थी वो जा रही थी, रीजनल पासपोर्ट ऑफिस ने क्या किया, न्यू दिल्ली का जो रीजनल पासपोर्ट ऑफिस था, इनका पासपोर्ट जब्त कर लिया और कहा
कि और जब पूछा कि क्यों ऐसा किया जा रहा है, मेनका गांधी ने पूछा, तो उन्होंने कहा कि पब्लिक इंटरेस्ट में, और गवर्नमेंट ने किसी भी तरीके का रिटर्न रीज़न देने से मना कर दिया। तो मेनका गांधी ने पिटीशन फाइल करी, कहा कि ये तो मेरे राइट्स का वायलेशन है, फंडामेंटल राइट्स का वायलेशन है। क्या मेरे पास बाहर जाने का, ट्रैवल करना अब्रॉड में मेरे पास राइट नहीं है? क्या ये जो मेरे राइट्स है सिर्फ इंडिया तक ही लिमिटेड है, उसके आगे मेरे को ये फंडामेंटल राइट्स नहीं मिलेंगे? उनके आर्टिकल 14 का वायलेशन हुआ, 19 का वायलेशन हुआ और आर्टिकल 21 का वायलेशन हुआ। और जो कोर्ट का जजमेंट आया, कोर्ट ने कहा कि जो पासपोर्ट एक्ट था उसे नल एंड वॉइड डिक्लेयर कर दिया, और राइट टू ट्रेवल इज अंडर आवर आर्टिकल 21। अगर कोई सा भी लॉ अगर किसी पर्सन को डिप्राइव कर रहा है फ्रॉम ट्रेवलिंग अब्रॉड तो वो वॉइड माना जाएगा। अब आते हैं हम अपनी अगली स्लाइड पे। जो मैंने आपको मेनका गांधी वाला केस बताया था ना, उस केस में एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ हुई थी, वो मैं आपको अब समझाऊंगी। वो चीज़ जानने से पहले आप ये समझ लो प्रोसीजर एस्टैब्लिश बाय लॉ होता क्या है। मैं आपको प्रोसीजर एस्टैब्लिश बाय लॉ बोले जा रही, पर ये है क्या? तो देखो, ये तो आपको पता है कि जो हमारे पास राइट टू लाइफ और पर्सनल लिबर्टी है उसी का एक्सेप्शन है। लेकिन प्रोसीजर एस्टैब्लिश बाय लॉ होने के लिए क्या क्या एसेंशियल्स हैं? पहले एसेंशियल कि एक कोई लॉ होना चाहिए, ठीक है, जो कि इंटरफेयर कर रहा है हमारा राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। और ये जो लॉ है वो वैलिड होना चाहिए, और वैलिड तो होना ही चाहिए, ये फॉलो भी होना चाहिए। ओके, प्रोसीजर वैलिड भी होना चाहिए और फॉलो भी होना चाहिए। अब देखो, इसका मतलब ये था, अगर आप ये बातें समझोगे, मतलब जब तक मेनका गांधी का जजमेंट नहीं आया, यानी कि प्रोसीजर स्टैब्लिश बाय लॉ फॉलो होता था। पर जब मेनका गांधी का जजमेंट आ गया ना, तो हम प्रोसीजर स्टैब्लिश बाय लॉ से ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ की टुवर्ड शिफ्ट हो गए, जो कि अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन में है। अब आप सोचोगे कि ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ क्या होता है। अब आपको प्रोसीजर स्टैब्लिश बाय लॉ तो समझ आ गया ना, कि लेजिस्लेचर ने किसी तरीके का प्रोसीजर बनाया हो और उसे फॉलो, वो वैलिड हो, उसे लोग फॉलो कर रहे हो, उसे मतलब हमारे एग्जीक्यूटिव सारे पूरी जो गवर्निंग बॉडी है, गवर्निंग फंक्शंस है, उसमें फॉलो हो रहा है। अब ये ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ क्या होता है? अब देखो, जजमेंट है, ऑब्वियसली इम्प्रूवमेंट हुई है, तो अब ये ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ क्या होता है? ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ, अगर जब हमारे पास प्रोसीजर स्टैब्लिश बाय लॉ था तो कोर्ट के पास पावर नहीं था कि वो लेजिस्लेचर से कोई क्वेश्चन पूछ सके। लेकिन जब ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ आया, इसका मतलब ये होता है कि जो कोर्ट है उनके पास पावर है कि वो लेजिस्लेचर से क्वेश्चन पूछ सकते हैं। सपोज लेजिस्लेचर ने किसी तरीके का लॉ बनाया है, तो कोर्ट उससे पूछ सकते हैं, क्या तुम्हारे पास अथॉरिटी थी ये लॉ बनाने की? ठीक है, और फिर वो ये भी देखेगी कि क्या वो जो लॉ है वो नेचुरल प्रिंसिपल्स के साथ कॉम्प्लाई करता है, मतलब वो जस्ट, फेयर एंड रीजनेबल है क्या? अगर आंसर नेगेटिव आया तो उस लॉ को हम लोग नल एंड वॉइड डिक्लेयर कर सकते हैं। तो समझ रहे हो, यानी कि 1978 के बाद से हमें, पहले 1978 से पहले तो बस हमें एक एग्जीक्यूटिव एक्शन से ही बस हमें डिफेंस मिलता था, लेकिन 1978 के बाद, यानी कि ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ के आ जाने के बाद से हमें अब जो प्रोटेक्शन है वो लेजिस्लेटिव एक्शन के अगेंस्ट भी मिल रहा था। ठीक है, और एक और बात, जैसे आप सुनते होगे ना कि इमरजेंसी लगती है तब भी आपके पास आर्टिकल 21 रहता है। 44th अमेंडमेंट से पहले ऐसा नहीं था, लेकिन जब 44th अमेंडमेंट आया हमारे पास, तो हम जो ये आर्टिकल 359 है उसके अंदर चेंज आया, अमेंडमेंट आया, और ये बोला गया कि इमरजेंसी के टाइम भी आर्टिकल 21 को सस्पेंड नहीं किया जा सकता। आई होप आपको ये पूरा आर्टिकल क्लियर है। इसके अंदर सबसे इम्पोर्टेंट केस क्या था हमारे पास? मेनका गांधी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। अब हम, जैसे मैंने ये जो आर्टिकल 21 है ना, इसे कॉन्स्टिट्यूशन का सबसे ज़्यादा इंटरप्रेटेड आर्टिकल माना जाता है। तो अब इसे इंटरप्रेटेड आर्टिकल क्यों कहा जाता है? मतलब इस सिर्फ एक अकेले आर्टिकल से इतने सारे राइट्स आए हैं, मतलब इसका कोई आइडिया भी नहीं लगाया जा सकता। अब तक सबसे ज़्यादा किसी आर्टिकल को इंटरप्रेट किया गया तो इसी आर्टिकल को इंटरप्रेट किया गया, और आगे भी इसमें बहुत ज़्यादा इंटरप्रिटेशन आएंगे। जैसे जैसे हमारी कंट्री डेवलप होगी, इकोनॉमिक कंडीशन अच्छे होंगे, इसके अंदर उसके हिसाब से इंटरप्रिटेशन होता रहेगा। तो हम कुछ इंटरप्रिटेशन पढ़ लेते हैं। पहला है, मतलब से बोलेंगे हॉरिजॉन, हम अपने अगली स्लाइड में पढ़ रहे हैं, हॉरिजॉन्स ऑफ आर्टिकल 21। इसके अंदर है राइट ऑफ प्रिजनर्स। ये जो प्रिजनर्स हैं उनके पास राइट रहता है। अगर सपोज किसी को प्रिजन में रखा जा रहा है तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप उसे एक ह्यूमन से भी कम दर्जा दे दो, नहीं, है तो एक ह्यूमन ही ना, उसकी भी कोई डिग्निटी है। ऐसा नहीं है कि उसको अगर कोई भी मार देगा, उसके भी राइट्स को बचा के रखना। अपने फैमिली वालों से वो मिल सकता है, उनके साथ इंटरव्यू भी हो सकता है, अगर वो लिखना चाहे कुछ, है ना, वो सब चीज़ों से प्रोवाइड करी जाएगी।
दूसरा राइट ऑफ इनमेट्स ऑफ प्रोटेक्टिव होम्स, ये जहाँ पे रखे जाते हैं ना बच्चों को और फीमेल्स को, तो जिनका मतलब जहाँ पे पूरी मतलब अच्छे से फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करें। ऐसा नहीं कि माइंड पे बहुत ही बच्चे जहाँ पे रखे जाते हैं सही कंडीशन में रखे जाने चाहिए। ऐसा नहीं कि बच्चे के माइंड पे ऐसा इम्पैक्ट हो जाए कि वो रिफॉर्म होने के बजाय वो देश के लिए एक कलंक ही बन जाए, क्रिमिनल ही बने। नहीं, इन सब चीज़ों का ध्यान रखना है। राइट टू लीगल एड, अगर सपोज कोई लोग इतने पुअर हैं जो कि एक मतलब एक वकील को नहीं हायर कर सकते, तो देखो सबके पास राइट ऑफ इक्वल रिप्रेजेंटेशन कोर्ट के सामने, है ना। और अगर मान लो नहीं किसी के पास इतना फाइनेंशियल कंडीशन इतनी अच्छी नहीं है, तो ये कोर्ट की ड्यूटी है, मतलब ये स्टेट की ड्यूटी है प्रोवाइड करे उसे एक वकील के साथ जिस वक्त। ओके, तो ये है राइट टू लीगल एड। देन राइट टू स्पीडी ट्रायल, अगर जो ट्रायल हो ये नहीं कि बिना किसी रीज़नेबल ग्राउंड के ट्रायल को मतलब लटका के रखा है, नहीं नहीं। इसके बाद पता है क्या होता है, अगर सपोज़ क्या कहते हैं कि जैसे डेथ पनिशमेंट, आप कभी आगे जाओगे कॉन्स्टिट्यूशन को पढ़ोगे तो अगर कभी डेथ पेनल्टी मिली रहती है और उसे एग्जीक्यूट करने में टाइम लग जाता है ना, तो उस पर्सन की डेथ पेनल्टी को लाइफ इम्प्रिजनमेंट में कन्वर्ट कर दिया जाता है। हाँ, डिले के पीछे अगर कोई रीज़नेबल ग्राउंड ना हो तो, ठीक है, बिना किसी बात के डिले कर दिया गया तो उस पर्सन की जो मतलब जो डेथ पेनल्टी से लाइफ इम्प्रिजनमेंट पे कन्वर्ट कर दिया जाता है। देन राइट अगेंस्ट क्रूअल एंड अनयूजुअल पनिशमेंट, ऑब्वियसली बिना किसी रीज़न के क्रूअल और अनयूजुअल पनिशमेंट नहीं देनी चाहिए। जो पनिशमेंट है बेसिकली हम कौन सी थ्योरी फॉलो करते हैं, रिफॉर्मेटिव, मतलब ऐसा क्राइम दोबारा ना करें। देन राइट ऑफ रिलीज एंड रिहेबिलिटेशन ऑफ बॉन्डेड लेबर, वही बंधुआ, मैंने पियोनियर सिस्टम बताया था, बंधुआ मुक्ति मोर्चा वाला केस। देन राइट टू कंपनसेशन, अगर किसी को बिना किसी बात के डिटेन कर लिया जाता है, उसकी सुनवाई भी नहीं हो रही है ना, तो उसे ऑब्वियसली कंपनसेशन। कभी कभी ऐसा होता है ना कि एक केस था, उस केस में क्या हुआ था कि किसी पर्सन को कस्टडी में रखा गया था, है ना, थेफ्ट से रिलेटेड कोई केस था। अब उसे जितने साल की मैक्सिमम सज़ा मिलती ना, उससे ज़्यादा साल तो उसे जेल में रख लिया गया और अभी कोर्ट का जजमेंट ही नहीं आया, तो ऑब्वियसली उसे कंपनसेशन मिलेगा। देन राइट टू नो, ऑब्वियसली राइट टू इन्फॉर्मेशन हमने पढ़ा था आर्टिकल 19 में। देन फेयर ट्रायल, ये नहीं मतलब बायस्ड जजमेंट नहीं होना चाहिए। राइट अगेंस्ट कस्टोडियल वायलेंस एंड डेथ इन पुलिस लॉकअप्स और एनकाउंटर्स, कि मतलब कोई बात उगलवाने के लिए पुलिस चाहे मारपीट करना, ये सब नहीं। मैंने ये आपको आर्टिकल 20 में भी बताया है, खुद के अगेंस्ट आपको कोई टॉर्चर नहीं कर सकती कोई पुलिस, खुद के अगेंस्ट विटनेस एक्ट करने के लिए आपको कोई कंपेल नहीं कर सकता। देन राइट टू ह्यूमन डिग्निटी, ये तो समझ आ गया। So I hope this article is clear. Thank you for watching this video. Please do like, share and subscribe our channel.